इकोनॉमिक्स तो स्टडी है, वो एकेडमिक्स का पार्ट हो जाता है। इकोनॉमिक्स इज पार्ट ऑफ एकेडमिक्स या फिर इज अ स्टडी ऑफ द रिसोर्सेज और द इकोनॉमी, है ना। इकोनॉमिक्स को अगर हम डिफाइन करें तो इकोनॉमिक्स क्या हो जाएगी, इट इज द स्टडी या एकेडमिक ब्रांच विच स्टडीज द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन एंड ऑल द थ्योरीज दैट हैव बीन डेवलप्ड इन द इकोनॉमी, है ना। जो भी थ्योरीज हम पढ़ते हैं, जो भी प्रिंसिपल्स हमने डेवलप किए हैं, तो प्रिंसिपल्स बिल्डिंग, थ्योरीज को स्टडी करना या फिर जो प्रोडक्शन का जो मेथड है उसको स्टडी करना, ये सब कहीं ना कहीं हमारा इकोनॉमिक्स का पार्ट हो जाता है, उसको जब हम स्टडी करते हैं। लेकिन जो हम स्टडी कर रहे हैं उसको जब हम प्रैक्टिकल रूप में लेके आए तो दैट बिकम्स द इकोनॉमी। जो हम स्टडी कर रहे हैं उसी को हम प्रैक्टिकली देखें हैं तो वो क्या हो जाता है, यानी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम स्टेट ऑफ प्रोडक्शन, स्टेट ऑफ कंजप्शन, स्टेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, उसको हम इकोनॉमी कहेंगे। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कि किसी भी कंट्री में किस तरीके से प्रोडक्शन हो रहा है, किस तरीके से कंजप्शन हो रहा है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, या फिर कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना कंजप्शन हो रहा है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी फ्रेम में हम बांध के देखें तो दैट बिकम्स द इकोनॉमी। ठीक है, तो बेसिक डेफिनेशन या बेसिक डिफरेंस अगर हम देखें तो इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में ये होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं या इकोनॉमी पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है दैट इज पर्टिकुलरली इकोनॉमी, वो इकोनॉमिक्स नहीं है। इकोनॉमिक्स में तो बहुत सारी थ्योरीज आ जाती हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स आ जाते हैं, बहुत सारे ग्राफ्स आ जाते हैं, है ना, जिसमें प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव, मतलब बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं पढ़नी होती है। तो यहाँ पर हम सिर्फ उसका एक बेसिक पार्ट पढ़ते हैं जिसे हम इकोनॉमी पढ़ते हैं। इकोनॉमी में भी दो हिस्से होते हैं बेसिकली, माइक्रो एंड मैक्रो। उसके बारे में बात करेंगे क्या होते हैं। हमारा जो सिलेबस का पार्ट है को मैक्सिमम मैक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो को बहुत ही थोड़ा सा हम पढ़ते हैं, बेसिक आइडिया लेते हैं उसमें। ठीक है, ये हमारा बेसिकली सिलेबस का पार्ट होता है इसमें। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे। विल स्टार्ट विद द रिसोर्सेज की रिसोर्सेज क्या हैं और किस तरीके से उनका डिस्ट्रीब्यूशन होना है। कोई भी कंट्री हम लेते हैं, सबसे पहले जैसे इंडिया हमने ले लिया, इंडिया को कंपेयर करते हैं फ्रॉम द यूएस और फ्रॉम एनी डेवलप्ड कंट्री जिसका भी हम नाम सोच सकते हैं। जापान ले लो, ठीक है, या फिर आप जर्मनी ले लो या कोई भी यूरोपियन कंट्री ले लो। हम दो कंट्रीज को कंपेयर करके चलते हैं। वाई इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री एंड वाई द कंट्री विच वी आर सेइंग इज डेवलप्ड, वो डेवलप्ड क्यों है, उसके पीछे बड़ा बेसिक सा अगर हम रीजन समझने की कोशिश करें तो हर जगह पे आपको एक ही आंसर मिलेगा, यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेस। हर जगह पे आपको क्या मिलने वाला आंसर, यूटिलाइजेशन ऑफ द अगर ये यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हमारा एफिशिएंट है तो हम डेवलप्ड हो सकते हैं। अगर ये एफिशिएंट नहीं है तो हम डेवलप्ड नहीं हो सकते। बड़ा सीधा सा अगर हम इसको कंपेयर करें, जो कंट्रीज आज डेवलप्ड हैं उन्होंने अपने रिसोर्सेज को बहुत एफिशिएंटली यूज किया है, लेकिन जो डेवलप्ड नहीं है वो अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज नहीं कर पाए। रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, रिसोर्सेज क्या है ना, रिसोर्सेज में किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को हेल्प करने के लिए जो भी हमें अलग से फैक्टर्स चाहिए होते हैं वो रिसोर्सेज हो जाएंगे। जैसे लैंड, है ना, अगर हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी को सस्टेन करना है तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एरिया चाहिए, लैंड चाहिए, है ना। यहाँ से हमें रिसोर्सेज मिलेंगे, है ना, लैंड से हमें मिनरल्स मिलेंगे, बहुत सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले बेसिक रिसोर्सेज लैंड। ये इनफाइनाइट है या फाइनाइट है, लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, लिमिटेड है, ठीक है। सेकंड हम ले लेते हैं द लेबर, ये लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, लिमिटेड है। तीसरा हम ले लेते हैं द कैपिटल, ये लिमिटेड है अनलिमिटेड है। जब हर एक रिसोर्सेज लिमिटेड है तो हम कैसे उसको वेस्टफुली यूज कर सकते हैं, हम कैसे उसको वेस्टफुली यूज कर सकते हैं। जब एवरीथिंग इज लिमिटेड तो हमें उसका एफिशिएंट यूज जब तक हम नहीं कर पाएंगे तो हम कैसे डेवलप्ड हो सकते हैं। तो कोई भी कंट्री अगर हम किसी को डेवलप्ड कह रहे हैं तो उसके पीछे बेसिक थ्योरी इज
they are able to use the resources efficiently. They are able to use the resources efficiently. और वहीं पर डेवलपिंग कंट्री की अगर हम बात करें, बेशक से अफ्रीकन कंट्रीज के पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं, इंडिया के पास भर के रिसोर्सेज हैं, बट इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री. क्यों? क्योंकि आज तक हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, हम उतना डेवलप नहीं कर पाए हैं, हमारा लेबर उतना स्किलफुल नहीं है, हमारी लैंड की अवेलेबिलिटी अगर हम देखें जो रिसोर्सफुल है वो उतनी नहीं है, या फिर जितनी है हम उसको ढंग से यूज नहीं कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे इश्यूज हैं. तो इन रिसोर्सेज में जब इश्यूज आने लग जाएंगे तो वो कंट्री डेवलप्ड नहीं हो सकती है. तो किसी भी डेवलप्ड कंट्री को उठाओ, उसके पीछे आपको जो मेजर रीजन मिलने वाला है वो यही मिलने वाला है कि उन्होंने अपने रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूज किया है. इन तीनों के साथ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर और जुड़ता है. ये मैं फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ रहा हूं यहाँ पर बेसिकली, कि फैक्टर क्या क्या होते हैं किसी भी इकोनॉमी के. ठीक है, तो लिखेंगे उसको फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, है ना. किसी भी इकोनॉमी में क्या क्या फैक्टर्स होते हैं. एक तो लैंड होगा, एक लेबर होगा, एक कैपिटल. किसी भी इकोनॉमी को आगे चलाने के लिए हमें ये फैक्टर्स रिक्वायर्ड है. उसके साथ साथ इन तीनों को मैनेज करने के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर और चाहिए, जो जनरली ट्रेडिशनल व्यू में हम फैक्टर काउंट नहीं करते. जब हम ट्रेडिशनल इकोनॉमी की बात करते हैं तो उसको हम फैक्टर काउंट नहीं करते हैं, लेकिन हम आज की इकोनॉमी की बात करें तो दैट बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप. जो लास्ट फैक्टर हो जाता है दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप. और ये एंटरप्रेन्योरशिप ही होती है जो बेसिकली इन तीनों को कंट्रोल करती है. अगर ये एफिशिएंट नहीं है, इनके किसी के भी एफिशिएंट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता. तो इसीलिए अगर मॉडर्न व्यू देखें इकोनॉमी का तो दिस बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द इकोनॉमी. ट्रेडिशनल व्यू देखें तो ये फैक्टर ऑफ इकोनॉमी में काउंट ही नहीं होता. फैक्टर ऑफ इकोनॉमी हम सिर्फ 3 ही रखते हैं. ठीक है, ये अभी लेटेस्ट जो हमारी जो मॉडर्न इकोनॉमी है उसके अंदर ये नया फैक्टर हमने इंक्लूड किया हुआ है. ठीक है, तो हमारे यहाँ फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमी क्या क्या हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप. अब इनमें से एक भी ढंग से काम ना करे, दैट मीन्स वी आर नॉट यूटिलाइजिंग आवर रिसोर्सेज एफिशिएंटली. ठीक है, यहां पर हमें इन सब को ढंग से यूज करना है. जब हम रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, जब हम इन फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो उसके साथ जब भी हम इकोनॉमिक्स को पढ़ना शुरू करते हैं तो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द यूज ऑफ रिसोर्सेज. इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इन्हीं की स्टडी है कि इनको हमें यूज कैसे करना है. इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द यूज ऑफ द रिसोर्सेज. तो इकोनॉमी क्या है? कि वो सिस्टम क्या है जिस सिस्टम में हम इनको यूज कर रहे हैं. इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में बेसिक डिफरेंसेस. इकोनॉमी इज द स्टडी ऑफ द यूज ऑफ दिस रिसोर्सेज. इनको यूज भी करना है, इनको डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, इनको कंज्यूम भी करना है, इनको प्रोड्यूस भी करना है. जब हम इसको स्टडी करें कि कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, कैसे कंज्यूम कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं, दैट इज इकोनॉमिक्स. उसको स्टडी करना. और जब हम देखें कि किस तरीके से प्रोड्यूस हो रहा है, जब हम उस तरीके का नाम बताएंगे, जब उस सिस्टम का नाम बताएंगे, दैट बिकम्स इकोनॉमी. दैट बिकम्स इकोनॉमी. तो ये बेसिक डिफरेंस है इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स. इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो हम आगे चलते हैं. क्लियर है? ठीक है. जब भी हम इकोनॉमिक्स पढ़ने की शुरुआत करते हैं तो इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स स्टार्ट्स विद बेसिक 3 क्वेश्चंस, है ना. और वो तीनों बेसिक क्वेश्चंस जब हम एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करते हैं वहीं से पहले पेज पे ही वो लिखे होते हैं, है ना. सबसे पहला, जब हम रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स में पहला क्वेश्चन आता है, हमें एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है. एफिशिएंटली यूटिलाइज करने के लिए पहला क्वेश्चन इज व्हाट टू प्रोड्यूस. रिसोर्सेज हमारे पास हैं, उन रिसोर्सेज से हमें प्रोड्यूस क्या करना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टू प्रोड्यूस. है ना, क्या बनाए उन रिसोर्सेज से. हमारे पास आयरन है, हमारे पास स्टील है, हमारे पास गेहूं है, हमारे पास चावल है. बनाना क्या है वो हमारी स्ट्रेटजी पे डिपेंड करेगा. हम इकोनॉमी को किस तरीके से यूज करना चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा. ठीक है, पहली चीज तो ये होगी, बाद में एग्जांपल लेके समझेंगे. सेकंड क्वेश्चन हमारे पास जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें आता है, दैट इज हाउ टू प्रोड्यूस. कि जो भी हम प्रोडक्शन करेंगे उसका तरीका क्या होगा. हमें मशीन्स को यूज करना है, या फिर हमें लेबर को यूज करना है,
या कैसे करना है वो इकोनॉमी डिसाइड करेगी। ठीक है, तो यहां पर हाउ टू प्रोड्यूस। ठीक है, दो क्वेश्चन हो गए, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। लास्ट क्वेश्चन इज प्रोडक्शन कर तो रहे हैं, किसके लिए करना है, फॉर whom टू प्रोड्यूस। लास्ट क्वेश्चन इज फॉर whom टू प्रोड्यूस। ठीक है, ये तीन क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन और इकोनॉमी की सबसे बड़ी तीन प्रॉब्लम्स। इकोनॉमी की सबसे बड़ी तीन प्रॉब्लम, इकोनॉमिक्स इन्हीं तीन क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ रही है। इकोनॉमी इन्हीं तीन क्वेश्चन में उलझी हुई है। ठीक है ना, कोई भी इकोनॉमी इन्हीं तीन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने की कोशिश कर रही है। अगर हम कह रहे हैं कोई भी इकोनॉमी एफिशिएंट है, डेवलप्ड है, दैट मीन्स उसके पास इन सब का आंसर है और वो इन सब को बहुत अच्छे से जवाब दे पा रही है। लेकिन अगर कोई भी इकोनॉमी इनका क्वेश्चन ढूंढने में कहीं पर डाउटफुल है, दैट मीन्स वो इनएफिशिएंट है। जैसे सबसे पहले हम करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, है ना। हमारे पास मान लो एक घर है, 5 लोगों का घर है, सबकी चॉइस अलग अलग है। घर में राशन आया है, राशन में हम 1 किलो चावल लेके आए हैं, 1 किलो आटा लेकर के आए हैं। अब उस आटे और चावल को मिक्स करके हम क्या क्या बना सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि वहां के लोगों की डिमांड क्या है, वहां के लोगों की डिमांड क्या है। अब उसमें ऐसा भी हो सकता है कि हम कुछ लोगों के फेवर के लिए हम ऐसा मिक्स कर दें कि कुछ लोगों को ज्यादा अच्छा लगे, कुछ लोग उसमें से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज भी कर लें, ऐसा भी हो सकता है। एफिशिएंट इकोनॉमी किसे कहेंगे, जिसमें सभी का मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो। अगर हम एफिशिएंट यूटिलाइज करना चाह रहे हैं इस रिसोर्सेज को, तो उसके अंदर सबसे जरूरी चीज क्या है, इन सभी रिसोर्सेज का, इन सभी आंसर्स का मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन में आंसर होना चाहिए। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन में आंसर होना चाहिए। जब हम बोल रहे हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, हमारे पास है 1 केजी मान लो राइस है, तो इस राइस से हमें खिचड़ी बनानी है, वो डिपेंड करेगा। इस राइस से हम इडली बना सकते हैं, इस राइस से हम पीस करके और भी बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। लेकिन क्या बनाना है ये डिसीजन मेकर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, और वो डिसीजन मेकर्स ही डिसाइड करेंगे हम अपने रिसोर्सेज का पूरी तरीके से यूज करने के लिए कर रहे हैं। इसके साथ साथ सिर्फ इससे हमें आंसर नहीं मिलेगा, हमें अगला क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा, हाउ टू प्रोड्यूस। उसको पकाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। हम बाहर से लकड़ी लेकर के आ सकते हैं, चूल्हा जला सकते हैं, उसमें भी पका सकते हैं। हम कुकर भी ला सकते हैं, आज के टाइम पे माइक्रोवेव ओवन भी हमारे पास, इलेक्ट्रिसिटी वाले जो आते हैं हीटर्स या फिर कुछ भी चीजें, उन पे भी हम कर सकते हैं। ये हमारे पास हो गए हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में एक और रास्ता हो सकता है कि हम मैकेनाइजेशन कर दें। जैसे अगर कोई मान लो 500 लोगों की मैस है, 500 लोगों की मैस में मेरे पास 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो मैं 10 लोगों को लगा दूं रोटियां बनाने के लिए, या फिर एक मशीन खरीद लाऊं जो सारी रोटियां अपने आप बना दे। डिपेंड करेगा कि मशीन की कॉस्ट और उन 10 लेबर की कॉस्ट मुझे कौन सी ठीक पड़ रही है। क्या मैं उन 10 लेबर को एफिशिएंटली कहीं और यूटिलाइज कर सकता हूं यहां पर एक मशीन रख के, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो ये सारे क्वेश्चंस हमें इसके जवाब चाहिए, तब जाकर के हम इकोनॉमी को एफिशिएंटली रन कर सकते हैं। तो यहां पर हाउ टू प्रोड्यूस का क्वेश्चन आ जाएगा कि हम प्रोड्यूस कैसे करें कि हमारे रिसोर्सेज बेकार ना जाएं, पूरे तरीके से यूज भी हो जाएं और एफिशिएंटली या कम कॉस्ट में वो प्रोड्यूस हो जाएं, है ना। हमारे रिसोर्सेज खराब भी नहीं जाने चाहिए, सारे रिसोर्सेज पूरे तरीके से यूज भी होने चाहिए। उसके साथ साथ हमें क्या देखना है, इन रिसोर्सेज को फुली तरीके से यूटिलाइज भी होना है। फाइनली यूटिलाइजेशन भी पूरे तरीके से, वेस्टफुल तरीके से ना हो, कॉस्ट उसकी कम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने देखा कि ठीक है हम इस तरीके से बनाते हैं, हमें अच्छा लगता है, लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो क्या हमारे लिए वो एफिशिएंट होगा? नहीं। तो हाउ टू प्रोड्यूस में भी हमें सारी चीजें सोचनी पड़ेगी कि कैसे प्रोड्यूस करना है। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो हमारी इकोनॉमी का क्वेश्चन रहता है, दैट इज फॉर whom टू प्रोड्यूस, है ना। घर में अगर जैसे सोसाइटी की बात करें, इंडियन सोसाइटी, अगर ये पैट्रियार्कल सोसाइटी है, जैसे पहले होता था कि घर में जो मेल चाइल्ड है हमेशा उसकी इच्छाओं का तो बन जाता था, फीमेल चाइल्ड की इच्छाओं का बनता नहीं था, है ना। तो वो क्या है, कहीं ना कहीं फॉर whom टू प्रोड्यूस का आंसर कर रहे हैं। वो किसका आंसर कर रहे हैं? फॉर whom टू प्रोड्यूस। इसी को हम देश में लेकर के जाएं कि हमें हमारे रिसोर्सेज को
सिर्फ कैपिटलिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट, या फिर उनको देना है जो मतलब रिच लोग हैं, या कुछ पुअर के लिए भी डिवोट करना है? तो किसके लिए प्रोड्यूस करें, ये क्वेश्चन का आंसर करना भी इकोनॉमी का एक पार्ट हो जाता है। तो इकोनॉमी में रिसोर्सेज ढंग से यूज हो रहे हैं कि नहीं, वो इन 3 क्वेश्चन से हम पता लगा सकते हैं, इन 3 क्वेश्चन से हम देख सकते हैं। लेकिन इन 3 क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए हमारे पास मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ द डेटा। अवेलेबिलिटी ऑफ द डेटा जो आज के टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हमारे पास डेटा है तो हम इसका क्वेश्चंस ढूंढ सकते हैं, इसके आंसर्स ढूंढ सकते हैं, अदरवाइज हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। ये 3 क्वेश्चंस समझे? इन 3 क्वेश्चंस के आधार पर हम हमारी इकोनॉमी को डिवाइड करते हैं। इकोनॉमी कैन बी डिवाइडेड इनटू मैनी टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन कि हम फैक्टर्स क्या ले रहे हैं। सबसे पहले जो फैक्टर है डिसीजन मेकिंग, या फिर अगर मैं कहें कि ये 3 क्वेश्चंस का डिसीजंस किसके पास है, एक तो इस आधार पे हम इकोनॉमी को डिवाइड कर सकते हैं। जो सबसे ज्यादा फेमस है, जो सबसे ज्यादा हम सुनते भी हैं, हम इन 3 क्वेश्चंस के लिए आंसर करने का अधिकार किसको दे रहे हैं, हम इन 3 क्वेश्चंस के लिए डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास दे रहे हैं, इसके आधार पर हम इकोनॉमी को 3 हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। एक वो इकोनॉमी जहां पर ये सब का सब डिसीजन लेने का अधिकार हम सरकार को दें, दैट बिकम्स सोशलिस्ट इकोनॉमी। वो क्या हो जाएगी? सोशलिस्ट इकोनॉमी, जहां पर इन सभी क्वेश्चंस का डिसीजन लेने का अधिकार किसके पास होगा? गवर्नमेंट का, यानी लोगों से नहीं पूछना है, लोगों की डिमांड क्या है, सरकार अपनी मर्जी से डिसाइड करेगी। तो दैट बिकम्स सोशलिस्ट इकोनॉमी। वो क्या हो जाएगी? सोशलिस्ट इकोनॉमी। वहीं पर अगर इन डिसीजन का अधिकार मैं छोड़ दूं कि ये ऑटोमेटिकली डिसाइड हो बाय द मार्केट थ्रू डिमांड एंड सप्लाई, कि मार्केट में जिस चीज की डिमांड होगी लोग अपने आप उसी चीज को प्रोड्यूस करेंगे। अगर लोग नहीं खरीद लें दैट मींस उनको महंगा लग रहा है, यानी हमें कॉस्ट करने की, कम करने की जरूरत है, हाउ टू प्रोड्यूस अपने आप आंसर हो जाएगा। जिनकी डिमांड है वो अपने आप बताएंगे कि हमारी डिमांड है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, इसका भी आंसर आ जाएगा। तो दिस इज मार्केट इकोनॉमी। इसको हम क्या बोलते हैं? मार्केट इकोनॉमी, या इसी का ही दूसरा नाम है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसी का दूसरा नाम क्या है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और जो पहले हमने बताई सोशलिस्ट, उसी का दूसरा नाम होता है कमांड इकोनॉमी। जो सोशलिस्ट होती है उसी का दूसरा नाम क्या होता है? कमांड इकोनॉमी, जहां पर जो कमांड में बैठे हुए हैं वही डिसाइड करेंगे एवरीथिंग, कि फॉर व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। और एक लास्ट होता है जिसमें हम दोनों को अलाउ करते हैं डिसीजन लेने के लिए। पार्शियली गवर्नमेंट डिसाइड करती है, पार्शियली मार्केट डिसाइड करता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद के लिए डिसीजन नहीं ले सकते, तो उनके लिए हमने एक सिस्टम बनाया हुआ स्टेट का। वो स्टेट डिसाइड करता है कि उनको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, और जहां पर मिलजुल करके डिसीजन लिया जाता है, पार्टली बाय द मार्केट, पार्टली बाय द स्टेट, उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। वो क्या हो जाती है? मिक्स्ड इकोनॉमी। एंड इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। और इंडिया क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो economy can be divided into on the basis of decision on resources. एक हो जाएगी आपकी सोशलिस्ट, जिसको हम कमांड इकोनॉमी भी कह देंगे। एक हो जाएगी आपकी इस साइड वाली मार्केट इकोनॉमी, जिसको हम कैपिटलिस्ट भी बोल देंगे। ठीक है, और एक हो जाएगी आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, आज के टाइम अगर हम कंट्रीज को देखें, किसी भी कंट्री को हम इवेलुएट करने की कोशिश करें, कोई भी ना तो पूरे तरीके से सोशलिस्ट है, ना पूरे तरीके से, वो कहीं ना कहीं बीच में लाई करते हैं। हम बस उनको कैपिटलिस्ट बोल रहे हैं क्योंकि वो ज्यादा कैपिटलिज्म की तरफ झुके हुए हैं। हम किसी भी कंट्री को सोशलिस्ट बोल रहे हैं क्योंकि वो ज्यादा सोशलिज्म की तरफ झुके हुए हैं, लेकिन फैक्टर्स उसमें सबके दिखाई देने हैं। कंप्लीटली
कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या कंप्लीटली कमांड इकोनॉमी हमें नहीं मिलती आज के टाइम पे, ठीक है। इंडिया थोड़ा सा सेंटर के उसमें आ जाता है। इंडिया की अगर हम बात करें, ये लिख लिया, ठीक है। इंडिया की अगर हम बात करें, मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, ठीक है। मान लो दिस इज द मार्केट इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दिस इज द सोशलिस्ट इकोनॉमी, है ना। यहां पर कहीं पर मैं मिक्स्ड बना दूं कि ये परफेक्ट मिक्स्ड है, ठीक है। इसमें अगर मैं प्लॉट करने की कोशिश करूं तो यूएस से कहीं ना कहीं इस साइड आ जाएगा, है ना। यूएस से किस साइड आएगा, कहीं ना कहीं वहां आ जाएगा, जो हमारा कैपिटलिस्ट है। यानी वो पूरे तरीके से नहीं है, थोड़े बहुत उसमें सोशलिस्टिक आ जाएंगे। वो भी वहां पर सब्सिडीज देता है लोगों को, वो भी वहां पर कम रेट में जो है अपने लोगों को प्रोवाइड कराता है, कई सारे यूनिवर्सल बेसिक इनकम देता है। ये सब क्या है, सोशलिस्ट इकोनॉमी के फैक्टर, वो टाइप हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं रशिया को बोलूं, चाइना को बोलूं, वो भी कंप्लीटली सोशलिस्ट नहीं है, वहां पे भी मार्केट बेस्ड इकोनॉमी काम करती है। तो वो भी पूरे तरीके से यहां ना आकर के थोड़े से इस साइड है। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया को दो हिसाब से देखूंगा मैं, एक प्री 1991 में, 1991 से पहले इंडिया कैसा था और पोस्ट 1991 कैसा हुआ है, 1991 के बाद कैसा हुआ। प्री 1991 जहां तक हम हमारी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा कंट्रोल करते थे, हमें डर था कि एक और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत ना आ जाए और आकर के फिर से हमें गुलाम ना बना ले, इसीलिए हमने हमारी कंट्री को बहुत कंट्रोल में रखा हुआ था। और ये कंट्रोल गवर्नमेंट कर रही थी। कौन कर रहा था, गवर्नमेंट। तो सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन गवर्नमेंट के हाथ में थे मैक्सिमम। तो इसीलिए अगर मुझे प्री 1991 करना हो तो इंडिया वाज समथिंग समवेयर हियर। इंडिया कहां पर होगा, वो कहीं ना कहीं सोशलिस्टिक, मैंने मार्केट साइड बना दिया, सॉरी, ठीक है ना। इंडिया वाज समवेयर हियर प्री 1991, ठीक है। लेकिन 1991 में हमने कुछ रिफॉर्म्स हमारी इकोनॉमी में किए थे, दैट आर नोन एज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जैसे हम एलपीजी रिफॉर्म्स कहते हैं। नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने जब ये एलपीजी रिफॉर्म्स किए थे, उसके बाद हमने हमारी इकोनॉमी को ओपन कर दिया था और मार्केट फोर्सेस को बोला था कि यू डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। हम सिर्फ ऊपर से नजर रखेंगे, कहीं पे भी गड़बड़ की तो वी विल इंटरफेयर, कहीं पर भी गड़बड़ की तो वी विल इंटरफेयर। अदरवाइज मार्केट के लिए हमने ओपन कर दिया कि मार्केट डिसाइड करेगी। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पर बहुत सारी सोशलिस्ट स्कीम्स चलती हैं, क्योंकि अभी भी बहुत सारा पॉपुलेशन हमारी ऐसी है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो खुद के लिए डिसीजन नहीं ले सकती, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है। तो उसके लिए सरकार को खुद से करना पड़ता है। तो हम कहीं ना कहीं सोशलिस्टिक टाइप का बिहेवियर अभी भी लिए हुए हैं, लेकिन ज्यादातर अब हमारा टिल्ट जो है कैपिटलिस्ट साइड में है या फिर मार्केट इकोनॉमी की साइड में है। तो अब हम कहीं ना कहीं यहां पर आते हैं। अब इंडिया कहां आता है, टुवर्ड्स दी मार्केट इकोनॉमी। कहने को हम मिक्स्ड है, कहने को हम क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो ये हम अगर वर्ल्ड में कंट्रीज को क्लासिफाई करने की कोशिश करें, ठीक है, हम इकोनॉमी को एक और तरीके से क्लासिफाई करते हैं कि हम फॉरेन कंट्रीज के साथ हमारे मार्केट को किस नजरिए से देखते हैं। अगर हम अलाउ करते हैं बाहर की मार्केट को हमारी मार्केट से पूरे तरीके से मिक्स होने के लिए, यानी हम यहां से बाहर की मार्केट में कुछ भी सेल कर सकते हैं और बाहर की मार्केट से हम कुछ भी परचेज कर सकते हैं, या फिर हम बाहर की मार्केट को कुछ भी सेल कर सकते हैं या फिर परचेज कर सकते हैं, कुछ भी वैसा वर्सा हम लगा सकते हैं इसमें। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अगर पूरी तरीके से अलाउड है तो हम उस टाइप की इकोनॉमी को बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। उस टाइप की इकोनॉमी को क्या बोलते हैं, ओपन इकोनॉमी। लेकिन अगर हम बाहर के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स को बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं हम हो जाते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। हम क्या हो जाते हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी, कि हम एक इकोनॉमी के अंदर बंद के रहना चाहते हैं, बाहर आने वाले जो भी मार्केट्स हैं उनसे हम कोई रिलेशन नहीं रखना चाहते। दैट मीन्स वी आर अ क्लोज्ड इकोनॉमी। इसको भी अगर मैं यहां प्लॉट करने की कोशिश करूं तो 1991 से पहले वी वर टुवर्ड्स द क्लोज्ड इकोनॉमी, ठीक है, और 1991 के बाद वी हैव मूव्ड टुवर्ड्स द ओपन इकोनॉमी, है ना। हमने हमारी मार्केट को ओपन किया आफ्टर द 1991। ओपन किया दैट मीन्स हमने फॉरेन प्लेयर्स को अलाउ किया कि यू कैन कम इन इंडिया, इन्वेस्ट इन इंडिया, मेक इन इंडिया, और यहाँ पे आप प्रोड्यूस करो और फिर यहाँ से एक्सपोर्ट करो।
अदरवाइज पहले हम रेस्ट्रिक्ट करते थे बाहर से बहुत सारी चीजों के लिए आना, बाहर से फंडिंग तक को हम अलाउ नहीं करते थे, इस डर से कि बाहर का इन्फ्लुएंस इंडिया के ऊपर ज्यादा हो जाएगा, इंडिया के ऊपर फॉरेनर्स का इन्फ्लुएंस ज्यादा ना हो, इस वजह से ये रेस्ट्रिक्शंस हमने लगाए हुए थे। लेकिन 1991 के बाद समझ में आ गया कि हम पीछे रह गए और बाकी जो हमारे देश थे, आसपास के देश जो हमारे साथ आजाद हुए थे, उन्होंने अपनी इकोनॉमी को ओपन करके वो बहुत आगे निकल गए। उस टाइम पे बहुत सारे और इश्यूज भी हुए थे, तो फाइनली हमने हमारी इकोनॉमी को ओपन किया था 1991 में, और उसी को हम बोलते हैं लिबरलाइजेशन। उसी को हम क्या बोलते हैं? लिबरलाइजेशन, कि जहां पर हमने इकोनॉमी को थोड़ा फ्री कर दिया था कि अब हम क्लोज नहीं रखेंगे, या फिर उसी को हम ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं, कि हमने वर्ल्ड मार्केट के लिए हमारी इकोनॉमी को ओपन कर दिया। ठीक है, तो यहां पर हम एक और हिसाब से इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन विद फॉरेन्स, आउटर मार्केट्स, या क्या और क्या लिख सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स। दो हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी। ठीक है, ये भी हमारा इकोनॉमी का डिवीजन हो जाएगा। हम एक और हिसाब से इकोनॉमी को डिवाइड कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि इतने टाइप की इकोनॉमी और हो सकती है, उसको हम कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट वर्ल्ड बैंक ये डिवाइड करता है कंट्रीज के बीच में, और वो बताता है, अभी जैसे मैं शुरुआत से यूज कर रहा हूं एक वर्ड डेवलप्ड कंट्रीज, है ना, वो डेवलप्ड इकोनॉमी है ना, तो डेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी और लीस्ट डेवलप्ड इकोनॉमीज। तो इन तीन तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट हम इसको डिवाइड करते हैं, और वर्ल्ड बैंक इसके लिए क्राइटेरिया रखता है हमेशा, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड इकोनॉमी। ठीक है, ये डेवलपिंग, डेवलप्ड या लीस्ट डेवलप्ड कैसे डिसाइड होता है? इसके लिए आरबीआई पर कैपिटा इनकम, जीडीपी के हिसाब से नहीं, जीडीपी क्या होता है अभी हम समझेंगे, कि हर व्यक्ति की इनकम किसी भी देश में कितनी है, एवरेज इनकम होता है, वो कैसे डिसाइड करते हैं कि हमारे देश का जीडीपी कितना है, मतलब हमारे देश की टोटल इनकम कितनी है, डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन। वो क्या आ जाती है? पर कैपिटा इनकम, या फिर एक व्यक्ति की इनकम आ जाती है। पर पर्सन इनकम के हिसाब से वर्ल्ड बैंक ने कंट्रीज को डिवाइड किया हुआ है इस बेसिस पे। इसी में कईयों को हम बेसिकली एग्जैक्टली ये नहीं है, उनका जो डिफरेंशिएशन है वो थोड़ा अलग है। वो डिवाइड करता है जैसे लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज, ठीक है ना, देन मिडिल इनकम कंट्रीज, देन उसके बाद हाई इनकम कंट्रीज, वो कहीं ना कहीं इस तरीके से डिवाइड करने की कोशिश करता है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो जब हम इसको समझेंगे तो यहाँ पर एक क्राइटेरिया वर्ल्ड बैंक ने रखा हुआ है कुछ मॉनेटरी टर्म्स में, कि अगर किसी भी देश में मॉनेटरी टर्म्स में पर कैपिटा इनकम $1135 से कम है पर ईयर, पर एनम, तो उसको हम बोलेंगे कि ये दिस इज लोअर मिडिल इनकम या फिर लो इनकम कंट्री। ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगी? लीस्ट डेवलप्ड कंट्री हो जाएगी। फिर वहीं पर हम मिडल में हम मानते हैं, है ना, एग्जैक्टली उसको लिखना मत कि कितना है कितना नहीं है। अगर हम देखें तो मिडिल इनकम में 1136 से लेकर के $13,485, $13,485 पर एनम, अगर किसी का पर कैपिटा इनकम इतनी है तो दैट बिकम्स मिडिल इनकम, या फिर इसको हम कह सकते हैं डेवलपिंग इकोनॉमी। और किसी भी कंट्री की $13,485 पर एनम का पर कैपिटा इनकम से ज्यादा है तो वहां पर उसको हम डेवलप्ड इकोनॉमी बोल देते हैं। अब डेवलपिंग में भी दो हिस्से किए हुए हैं, एक
लोअर मिडल और उसके बाद हायर अपर मिडल, है ना, उसको भी बीच में इन्होंने डिवीजन किया हुआ है। अभी इंडिया की अगर हम पोजीशन की बात करें तो इंडिया कम्स इन लोअर मिडल इनकम कंट्रीज। इंडिया किस में आता है? लोअर मिडल इनकम कंट्रीज, जो अप टू $4466 पर कैपिटा पर एनम के हिसाब से होता है। और इंडिया में अगर हम देखें तो अप्रॉक्सीमेटली $2500 के आसपास पर कैपिटा इनकम आती है हमारी, ठीक है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? लोअर मिडल इनकम कंट्रीज, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो दीज आर द डिविजन्स ऑफ द इकोनॉमी जो हम पढ़ सकते हैं इसमें, ठीक है ना। तो बेसिक्स में ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमी को किस किस हिसाब से हमें देखना होता है, ठीक है। मोस्ट डेवलप्ड का तो हम नहीं कह सकते कि क्या कैसे रहेगा। जैसे सिंगापुर का अगर हम देखें तो सिंगापुर में भी पर कैपिटा इनकम बहुत हाई है ना, लग्जमबर्ग में, है ना। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं वो पर कैपिटा इनकम के हिसाब से। अदरवाइज देखो, जैसे हम डेवलप्ड का वैसे तो कहानी हम ये सुनेंगे जब जीडीपी की बात कर रहे होंगे कि हम हमेशा कितना हम देश में प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। इकोनॉमी की एक डेफिनेशन ये भी है। इकोनॉमी को जब हम डिफाइन करते हैं तो वन ऑफ द डेफिनेशन इज कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्शन इन मॉनेटरी वैल्यू इज द इकोनॉमी, है ना। अगर मॉनेटरी वैल्यूज में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम यानी एक पर्टिकुलर पीरियड में हम कितना प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, दैट बिकम्स द इकोनॉमी। जैसे हम इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं, इंडिया की इकोनॉमी कितनी, क्वेश्चन पूछते हैं ना हम कई बार, इंडिया की इकोनॉमी कितनी, हम क्या पूछ रहे हैं कि इंडिया एक साल में कितना प्रोड्यूस कर रहा है। जब हम ये बोल रहे हैं कि इंडिया की इकोनॉमी कितनी है तो उसमें हमारा सीधा सीधा क्वेश्चन होता है कि इंडिया एक साल में कितना प्रोड्यूस कर रहा है। तो इकोनॉमी की वन ऑफ द डेफिनेशन इज दिस ऑल्सो, जहां पर मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द प्रोडक्शंस इन अ कंट्री इन अ ईयर बताने की कोशिश करते हैं, दैट बिकम्स द इकोनॉमी, ठीक है ना। तो इकोनॉमी की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, इकोनॉमी को हम अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हम एक कह सकते हैं कि इंडिया को या फिर किसी भी कंट्री को उसके प्रोडक्शन को एक साल में कितना प्रोडक्शन किया है, उसकी मॉनेटरी वैल्यू कितनी है, वो उस कंट्री की इकोनॉमी हो जाएगी, ठीक है। तो एक ये तरीका भी है। जब हम मॉनेटरी वैल्यू में किसी भी देश का प्रोडक्शन देखते हैं, जिसको हम जीडीपी बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, इस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नापने में बहुत सारी कमियां हमें दिखाई देती है। क्या कमियां दिखाई देती है? जैसे हम कहते हैं कि उस देश की जो इकोनॉमी है वो तो इतनी बड़ी है। इंडिया की अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ पीपीपी, है ना, परचेजिंग पावर पैरिटी, वी आर द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। इन टर्म्स ऑफ जीडीपी वी आर द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना। पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी होने के बावजूद वी आर नॉट डेवलप्ड कंट्री। तो जीडीपी के हिसाब से अगर मैं कह दूं कि कोई डेवलप्ड कंट्री हो जाएगी, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि उस जीडीपी से कितने पॉपुलेशन को फीड करना है ये भी तो देखना है। वी आर द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑल्सो, वी आर द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑल्सो। तो उस जीडीपी से कितने पॉपुलेशन को फीड करना है ये भी देखना है। इसके साथ साथ और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो जीडीपी में काउंट नहीं होते हैं, जैसे इनइक्वालिटी, सबसे बड़ा फैक्टर। इनइक्वालिटी को हम कभी भी जीडीपी में काउंट नहीं करते हैं। जीडीपी तो हमने कर दिया कि जीडीपी के हिसाब से हम पांचवें सबसे बड़े हुए हैं, लेकिन अगर हम देखें हमारी इकोनॉमी का मोर देन 80% सिर्फ कुछ 30-40% लोगों के पास है। 50-60% जो लोग हैं वो इकोनॉमी के सिर्फ 10% के साथ सर्वाइव कर रहे हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि इकोनॉमी एक मीटर है जिससे हम डेवलप्ड या डेवलपिंग में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, है ना। तो जीडीपी इज नॉट अ मीटर, जीडीपी से हम नहीं बता सकते। इसके लिए भूटान जैसे देश ने एक कोशिश की थी कि हम इसमें ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस से बताएंगे कि कहाँ के कितने ज्यादा खुश रहते हैं लोग, है ना। तो वो भूटान जैसे देश ने कोशिश की थी, लेकिन हम आज भी जीडीपी पे अटके हुए हैं। जीडीपी के बाद भी बहुत सारे हम फैक्टर्स हैं जो हम कैलकुलेट करते हैं, जीवीए कैलकुलेट करते हैं, जीएनपी कैलकुलेट करते हैं, वो हम करेंगे जब हम उसको कर रहे होंगे, ठीक है। तो उसके साथ हम देखेंगे, नेशनल इनकम वाला चैप्टर आएगा तब हम उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी जब हम इकोनॉमी को डिवाइड करते हैं, इकोनॉमी दो हिस्सों में डिवाइड की जाती है, एक माइक्रो इकोनॉमी और दूसरी
मैक्रो इकोनॉमी। ये माइक्रो इकोनॉमी क्या है और मैक्रो इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी हम समझ चुके हैं, सिस्टम है कि जिस सिस्टम से हम उन 3 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम उन 3 क्वेश्चंस को एक बड़े लेवल पे स्टडी कर रहे हैं, उन 3 क्वेश्चंस को, या फिर रिसोर्सेज को, प्रोडक्शन, कंजप्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को बड़े लेवल पे हम स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दैट बिकम्स द मैक्रो इकोनॉमी। अगर हम उसे बड़े लेवल पे, नेशनल लेवल पे हम स्टडी करेंगे, दैट बिकम्स द मैक्रो इकोनॉमी। लेकिन उसी को इंडिविजुअल लेवल पे जब हम स्टडी करेंगे, फैमिली लेवल पे जब हम स्टडी करेंगे, दैट बिकम्स माइक्रो इकोनॉमी। जैसे इसके एग्जांपल लें, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला जीडीपी। जीडीपी हम हमेशा पूरे देश का निकालते हैं, है ना? तो पूरे देश का स्टडी हो रही है, तो दैट बिकम्स द पार्ट ऑफ नेशनल मैक्रो इकोनॉमी। पॉवर्टी हमें देखनी हो, पॉवर्टी में हम पूरे देश को कंपेयर करते हैं, दैट बिकम्स द पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। ठीक है ना? ये सब कहां के पार्ट हो जाएंगे? मैक्रो इकोनॉमी में। यहां पे क्या पार्ट आएगा? यहां क्या स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में? डिमांड एंड सप्लाई, है ना? डिमांड घर से जनरेट होती है, डिमांड इंडिविजुअल से जनरेट होती है, सप्लाई वहां से जनरेट होगी। तो डिमांड और सप्लाई जो मार्केट में जा रही है, वो हम यहां स्टडी करते हैं। ठीक है? दिस बिकम्स द पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमी। और हम हमारे सिलेबस के हिसाब से मैक्सिमम जो पोर्शन पढ़ते हैं वो हम ये पढ़ते हैं, वो बहुत कम हम पढ़ते हैं, है ना? उसमें सिर्फ कुछ चीजें होती हैं जो हमें पढ़नी होती हैं, ठीक है ना? तो वो 1-2 चीजें ही हैं, ज्यादा नहीं है, ठीक है ना? जैसे कुछ कर्व वगैरह हम पढ़ेंगे यहाँ पर, है ना? लेफर्स कर्व हो गया, गिनी कोएफिशिएंट वगैरह, वो सब बेसिकली वहाँ देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैक्सिमम पोर्शन हमारा यहाँ पे ध्यान रहेगा। ठीक है? क्लियर है? इसमें किसी को डाउट है? ठीक है।